हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वन मोर सेशन ऑफ पॉलिटी एट परचम क्लासेस। पॉलिटी में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का जो संविधान है उसने फाइनली जाके एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो रूप लिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उसके पीछे पुरानी क्या पटकथा है, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो इसको हमने दो पार्ट में करना है। पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं जहां पे कंपनी रूल के बारे में हमने पढ़ा, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर रूल किया। अब जो हम सेकंड पार्ट करेंगे वो ब्रिटिश क्राउन जो हम पे रूल करेगा, तो क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि सन 1600 के अराउंड ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर बिजनेस पर्पसेस। सिर्फ बिजनेस करने के लिए वो हमारे देश में आई और कोई उनका पर्पस नहीं था एट दी पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। लेकिन धीरे धीरे जाके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फुटिंग को भी स्ट्रॉन्ग करा एंड दे स्टार्टेड रूलिंग अस। तो जो 1773 से लेके 1858 का पीरियड है, इसे हम बोलते हैं कंपनी रूल। ये सब आप लोग जानते हैं, हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में इसको पढ़ लिया। तो 1858 तक का समय जब कंपनी एग्जिस्टेंस में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में थी और विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन वो काम करती थी, लेकिन रूलिंग जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसलिए इसको बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बोला जाता है इस पीरियड को। और आफ्टर दिस 1858 के बाद टिल द डेट ऑफ आर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 तक इसे बोला जाता है क्राउन रूल। क्या बोला जाता है? क्राउन रूल। क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय द ब्रिटिश क्राउन, और क्राउन ने डायरेक्टली कंट्रोल ले लिया था हमारे देश के ऊपर। तो इसलिए इस पीरियड को बोला जाता है क्राउन रूल। समझ में आती बात? दोनों क्लियर है? पहला कंपनी रूल, फिर आपका क्राउन रूल। कंपनी रूल हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्राउन रूल की। सो क्राउन रूल में क्या है, इन्होंने कौन कौन से एक्ट निकाले उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ कहानी तो हम पढ़ते ही जाएंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे देश में, कैसे कैसे सरकारें बदल रही थी, या क्राउन रूल जो था वो किस तरीके से हमारे देश के सारे कोनों में फैल रहा था, इसके बारे में तो हम जानेंगे। और ये कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स है जिनके रिलेशन में हम, जिनको कॉन्टेक्स्ट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, देन 1915 गवर्नमेंट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1935, जियो एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है जियो एक्ट 1935, जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का 60% जो मैटर है वो कवर करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी के थोड़े टाइम बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जब तक हमें आज़ादी मिली तब तक के लिए ये अब क्या है? क्राउन रूल है। यहाँ पे ब्रिटिश एम्परर का रूल रहता था और हमारे देश को हिज मजेस्टी या हर मजेस्टी जो भी एम्परर था उसके अकॉर्डिंग जाना जाता था उस टाइम में। ठीक है। सो कंपनी रूल 1773 टू 1858 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। क्राउन रूल 1858 टू 1947। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भैया 1858 तक जब कंपनी रूल था तो अब डायरेक्टली क्राउन रूल क्यों हो गया, कंपनी रूल क्यों हट गया? हालांकि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर होना पहले से ही चालू हो गई थी 1858 से, और ब्रिटिश जो क्राउन था वो अपनी फुटिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ले रहा था। लेकिन सडनली 1858 में तो पूरा तख्ता पलट हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय बाय बोल दिया। तो पहले तो हम जान लेते कि अभी तक की क्या सिचुएशन थी 1858 तक। तो जैसा हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड का लोन लिया था ब्रिटिश क्राउन से, एम्परर से उस टाइम के, और उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज हमारे देश में कैरी ऑन कर रहे थे। क्या डिटेल में है वो सब आप पहले लेक्चर में कवर्ड है, किस तरीके से किया, तो आप पहला लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद यहां पे आके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी एट दी ग्राउंड लेवल थी, कंपनी एट ग्राउंड लेवल, और क्राउन था जो मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बेसिकली, वो ऊपर से काम कर रही थी, नीचे एट द फुटिंग इंडिया में कंपनी का ही रूल था, इसलिए इसे कंपनी रूल भी बोला जाता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटीज होने लगी जिससे कंपनी का रूल डगमगाता गया और क्राउन डायरेक्टली कंट्रोल करने लगा। ठीक है। तो ये स्थिति तो थी हमारी 1858 तक। अबॉलिशमेंट चालू हो चुका था, मोनोपोली खत्म होने वाली थी। जो कंपनी की मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि सिर्फ यही इकलौती ब्रिटिश कंपनी रहेगी जो भारत देश में ट्रेड करेगी,
वो चीज़ हटा दी गई थी, इनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। और आपको याद हो तो हम इनको क्या बोलते थे, होल्डर्स इन ट्रस्ट। जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी थी वो ब्रिटिश पोजेशन के नाम लग गई थी, और उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला इनको बना दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इनको दे दिए गए थे। कोवर्नेंटेड सर्विसेज ओपन कर दी गई थी, सिविल सर्विसेज सबके लिए, जो कि पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हुआ करती थी, अब हर किसी के लिए ओपन थी। तो ये भी इनके लिए एक सेटबैक था। तो धीरे धीरे इनकी जो पावर है वो वैसे ही डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, धीरे धीरे इनकी पावर वैसे ही डिक्लाइन हो रही थी। यहां तक हम पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम आगे की बात पे। आगे की अगर हम बात करेंगे, ऐसे ही पढ़ लें इसको, इधर एक लिखा रहेगा, इधर हमारे को कुछ करना होगा तो यहां पे अपन देख लेंगे। चलो छोड़ो इसको, क्लियर। ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे की बात करते हैं हम। तो अब क्या हुआ, इस दरमियान 1857 के समय हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। यानी कि हमारे देश के अलग अलग भागों से अपराइजिंग होने लगी, इंडियन रिवोल्ट जानने लगे। इंडियन लोग अब बोलने लगे कि भैया अब आप सत्ता को मूव करो, यहां आप तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे पे कंट्रोल करो, पर जो आप हरकतें कर रहे हो या आप जिस तरीके से रूल कर रहे हो उसको अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए कई जगह से हमारे अपराइजिंग भी चालू हो गई। तो इसमें दो फेमस केस हुआ करते थे, एक मंगल पांडे केस और एक रानी लक्ष्मीबाई केस। ये दोनों मेन ऐसे केस थे जिसकी वजह से अपराइजिंग चालू हुई। इट गेव राइज टू दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो ये मंगल पांडे वाला जो इंसिडेंट था इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। यानी कि जो सिपाही लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। किनके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के खिलाफ, ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, कुछ भी आप मान ले, बेसिकली ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह करना चालू कर दिया। क्या कारण था वैसे आप सबको पता होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको हल्की सी ब्रीफिंग दे रहा हूं कि इनको जो कार्ट्रिजेस दी जाती थी, जो हमारे सोल्जर्स होते थे, क्योंकि सोल्जर्स तो इंडियन ही होते थे, भले ही कंट्रोल हमारे पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, लेकिन यहाँ पे सोल्जर्स कौन होते थे, इंडियन सोल्जर्स ही होते थे। तो इंडियन सोल्जर्स को जो कार्ट्रिजेस डेवलप करी गई थी इस समय, उनमें बोला जाता है कि उनकी ग्रीसिंग सुअर और अपनी गाय की चर्बी से की जाती थी। तो उसको जब आप कार्ट्रिज को तोड़ देते तो आपको उसको मुंह में लेना पड़ता था, आपको मुंह से उसको ब्रेक ऑफ करके फिर यू नीड टू इंसर्ट इनटू दी गन, ये करना पड़ता था। तो ये सुअर और अपने गाय की चर्बी की वजह से दोनों ही इट वाज अगेंस्ट दी रिचुअल्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू लोगों के लिए गाय एक पवित्र जानवर है, आज भी आपने देखा होगा गाय के पीछे कितनी लड़ाइयां होती हैं। सिमिलरली जो आपका पिग है, सुअर है, तो उसके लिए भी क्या है, वो भी मुसलमानों में कई तरीके से बैन है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों के रिलीजियस फीलिंग्स के अगेंस्ट था ये, और इसी चक्कर में मंगल पांडे ने विद्रोह करा। ये मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं, डिटेल में आप जाके सर्च कर सकते हैं या अपनी हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। सिमिलरली रानी लक्ष्मीबाई का इंसिडेंट क्या था, तो लॉर्ड डलहाउसी जो इस टाइम के गवर्नर जनरल थे हमारे देश के अराउंड दिस टाइम, तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक रूल निकाला था कि किसी भी राजा का अगर बेटा नहीं होगा, किसी भी राजा का अगर बेटा नहीं होगा तो उसका राज कहां चल जाएगा, उसका राज वुड बी ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जब राज करते थे तो राजे रजवाड़ों को परमिशन थी, ठीक है ना, राजाओं को क्या थी, परमिशन थी। जो हमारे देश के छोटे छोटे टुकड़ों के राजा रजवाड़े थे उनको परमिशन थी कि आप अपना देश में आप अपना जो एरिया है उस पर कंट्रोल बनाए रखें, टैक्सेस लेवाई करें, आप अपनी एरिया को मैनेज करें, हम ऊपर से आपकी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करेंगे, आपको वॉर से प्रोटेक्ट करेंगे। ये इस तरीके का इनके सिस्टम चलता था, जिसको पैरामाउंसी सिस्टम भी बोलते थे। क्लियर है। लेकिन ये जब तक है जब तक आपका राजा है। अगर आपका राजा मर गया और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, सक्सेसर नहीं है, उसका बेटा नहीं है, खुद का वंश नहीं है, तो वो उसका जितना भी राज है वो सारा का सारा जब्त कर लेगी हमारी ब्रिटिश सरकार। ये एक पॉलिसी निकाली थी लॉर्ड डलहौजी ने, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोला जाता है इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब सब कुछ लैप्स हो गया, सब कुछ हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया, ना कि हिंदुस्तानियों का हुआ। तो इस तरीके की पॉलिसी चलाया करते थे ये लोग। अब हुआ क्या, जो यहाँ के राजा थे, रानी लक्ष्मीबाई जी के जो पति थे, उनका देहांत हो गया और उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। एक औलाद थी पहले पर वो मर गई थी, तो उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसको उनका वंश संभालना था या उनका उत्तराधिकारी बनाना था, जो कि ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया
और इन्होंने झांसी को कैप्चर करने की कोशिश करी। तो यहां से रानी लक्ष्मीबाई ने भी रिवोल्ट चालू कर दिया। तो अब ऐसे एक दो इंसिडेंट और हुए, सिमिलरली दो चार जगह और इंसिडेंट हुए, दिल्ली सल्तनत में हुए, कई जगह वापस से पावर ले ली गई ब्रिटिशर्स से रिवोल्ट के द्वारा। तो बहुत सारी अपराइजिंग होने लगी हमारे देश में। क्या होने लगा, बहुत सारा इंडियन अपराइजिंग होने लगी, यानी कि लोग विद्रोह करने लगे, रिवोल्ट करने लगे। और इसी पीरियड को हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जहां से हमने लड़ाई चालू करी ब्रिटिशर्स से। अभी तक क्या था, हम ब्रिटिशर्स से के साथ काम कर रहे थे, मतलब हम उनके अंडर काम कर रहे थे, हम मंजूर थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा रूलर, क्योंकि उस टाइम क्या था, सब जगह राजे रजवाड़े ही थे, कोई ना कोई राजा था। तो हमें फर्क नहीं पड़ता था कि राजा हमारे देश का है या हमारे किसी बाहर से आया है, राज तो कोई ना कोई कर रहा था, बाकी की जो नॉर्मल जनता थी तो वो वैसे ही गुलामी ही कर रही थी, तो उनको इतनी परेशानी नहीं थी। लेकिन ये दो तीन इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से कोने कोने से क्या होने लगा, विद्रोह चालू होने लगा। और इसी पीरियड को बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके बाद क्या हुआ, ये होने के बाद जो क्राउन था ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश एम्परर था, उसको लगा कि यार अब हमारे यहाँ पे इंडिया वाले लोग विद्रोह कर रहे हैं और कहीं हम अमेरिका के जैसे इंडिया को भी ना खो दें। कई कॉलोनीज जो थी जो ब्रिटिश इस टाइम तक खो चुकी थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान ही मिटा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ना वहां पे काम कर पा रही है, कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज सबके लिए ओपन हो चुकी हैं, ग्राउंड लेवल पे ढंग से काम नहीं हो रहा है, मिलिट्री एफिशिएंसी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपराइजिंग हो रही है, इंडिया में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां पे रखने का कोई मतलब नहीं है, एंड वी शुड टेक डायरेक्ट कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह क्राउन रूल डायरेक्टली कंट्रोल ले ले। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ EIC गॉट हाईलाइटेड, मिलिट्री इनएफिशिएंसी ऑफ EIC केम टू द नोटिस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब यह पता पड़ गया था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश को मैनेज नहीं कर सकती, तो इनको वापस बुला लिया जाए या इनकी जो भी इनको रहाते हैं वो सब हटा दें और अब हम डायरेक्टली कंट्रोल करें। क्लियर है? सो ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ वांटेड डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए था और इसीलिए ये लेके आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 EIC, जिसमें इसको EIC को अबोलिश कर दिया एंड ऑल इट्स पावर वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ क्या हुआ, 1858 के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया और जितनी भी पावर्स थी वो पहुंच गई ब्रिटिश क्राउन के पास और चालू हुआ समय क्राउन रूल का। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसकी माइन्यूट डिटेल पकड़ लेते हैं थोड़ी सी। 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि यहीं से आपका क्राउन रूल चालू हुआ और कंपनी रूल खत्म हुआ। तो इसके कुछ माइन्यूट डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें थी इसमें। सबसे पहला, अबॉलिश्ड EIC एंड ट्रांसफर पावर टू द ब्रिटिश क्राउन। ये तो समझ में आती है कहानी कि अब EIC को तो टाटा बाय बाय हो गया एंड देयर वाज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑन इंडिया। ठीक है, हमारी कंट्री पे ब्रिटिश क्राउन का राज था। ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या था एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट? इस 1858 एक्ट को, GOI एक्ट 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, विच एक्ट इज नोन एज दी गुड एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन चेंज्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अभी इसमें गुड क्या क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको डिटेल देख लो। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल की हमारे यहाँ पे पोस्ट होती थी, गवर्नर जनरल कौन होता था? जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमने बना दिया था। अब उसको उपाधि मिल गई वाइसरॉय की। किसकी उपाधि मिल गई उसको? वाइसरॉय की। तो नेम पहले गवर्नर जनरल था, अब क्या हो गया? वाइसरॉय। पोस्ट वही थी, काम वही था, पर वाइसरॉय नाम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था इनका? लॉर्ड कैनिंग। इनके आगे, सबके आगे लॉर्ड लगता था क्योंकि ये वहां के पीयर ग्रुप में थे, पीयरेजेस ग्रुप में थे, जहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो इसलिए इनको लॉर्ड लगाते थे। जो भी हमारे यहाँ पे वाइसरॉय या गवर्नर जनरल होते थे, लॉर्ड डलहाउसी, लॉर्ड कैनिंग, इन सब के आगे लॉर्ड लगता था। एक अभी बहुत लॉर्ड फेमस चल रहे हैं क्रिकेट में हमारे, जो हमारे इंडिया के हैं और खूब उठापटक मचा रहे हैं, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, अगर आप सबने सुना हो तो। खैर वो मजाक में नाम है, ये एक्चुअल इनकी उपाधि है लॉर्ड कैनिंग। एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय डिमोलिशिंग अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक और काम क्या किया गया यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया। तो हमें जैसे याद है कि हमारे गवर्नर जनरल के साथ गवर्नर जनरल होता था और दो बोर्ड होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि सिर्फ
कमर्शियल फंक्शन देता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस कंट्रोल करता था। ये लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो ये जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी हुआ करती थी। तो अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो इन दोनों को समाप्त कर दिया और इसकी जगह अभी नया एक और बोर्ड ले आएंगे, वो भी आपको बताऊंगा क्या आएगा। ठीक है, तो सीओडी को तो क्या कर दिया, पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। इनफैक्ट आप ये माने कि बीओसी सीओडी दोनों को अबॉलिश कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही चली गई तो इन लोगों की अब जरूरत नहीं है। क्लियर है? स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, कहां गए आप, ये रहे। फिर इन्होंने बनाया, इट क्रिएटेड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल हटा के क्या बना दिया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अभी हिरार्की में आपको समझाऊंगा। इसमें जो मेंबर होता था ऑफिस में, ये सारे ब्रिटिश कैबिनेट के होते थे एंड दे वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अब क्या कहानी बन गई कि ये एक तो वाइसरॉय हो गया, ये वाइसरॉय होगा सेक्रेटरी ऑफिस को अपडेट देगा और ये आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपडेट देगा। क्लियर है? तो वाइसरॉय हमारे देश पे कंट्रोल करेगा, हमारे देश की सारी अपडेट सेक्रेटरी ऑफिस में जाएगी और वहां से फिर वो कहां पे जाएगी, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपडेट देगी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई, जहां पे आंसरेबिलिटी हो गई हर लेवल पे, एक हिरार्की सेट हो गई। इसलिए इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता था, क्योंकि आंसरेबल गवर्नमेंट थी, रीजनेबल गवर्नमेंट थी, हर जगह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, इसलिए इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता था। देखो ये रिस्पॉन्सिबल है ना। सिमिलरली फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बने थे उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। वापस देखो लॉर्ड आ गया, लॉर्ड स्टैनली। तो पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड स्टैनली। पर्पस क्या था इसका, मैंने आपको जैसे बताया कि भैया गुड गवर्नमेंट बनानी थी, गवर्नेंस ऐसी बनानी थी जो जवाबदेही हो हर लेवल पे आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ये इनका पर्सपेक्टिव था। हालांकि ये इन्होंने हिंदुस्तानियों को बताया, बाकी इनका मेन कारण क्या था, स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन बिखरा हुआ था एट द टाइम ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था बिखरा हुआ था कि भैया वहां पे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग बैठे हैं, यहाँ पे ईआईसी के लोग बैठे हैं और वो लोग ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज सारी बंद हैं, इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो ग्रास रूट लेवल पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं हो पा रहा था। पॉलिसीज तो ये जब से रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे तब से बना रहे 1773 से, लेकिन वो उस तरीके से लागू ही नहीं हो पा रही थी। रीजन बीइंग ईस्ट इंडिया कंपनी राड़ा बनी हुई थी। क्लियर है? अब इससे क्या हुआ, गुड गवर्नमेंट का एक्ट लाने से इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी थी उसकी स्ट्रीमलाइनिंग कर दी, एक तरीके से हिरार्की सेट कर दी, क्योंकि अब राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम कहां के लोग हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग ही हैं। क्लियर है बात समझ में आई? गुड गवर्नमेंट क्यों बताते थे इसको। साथ ही साथ इट एस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये इंडिया का मतलब ये नहीं कि इंडिया के लोग बैठते थे, 15 लोगों की इनको साथ में एक काउंसिल दे दी गई जिसको इनको असिस्ट करेगी इंडिया को गवर्न करने में। क्लियर है बात? काउंसिल दे देगी सेक्रेटरी को, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थी तो अब इनको 15 लोगों की काउंसिल मिल गई। क्लियर है बात? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह क्या गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हट गया क्योंकि ईआईसी ही हट गई। समझ में आती बात? चलो अब आता है फिर 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, तब रिवोल्ट चालू हुए थे 1857 के बाद, और धीरे धीरे अपराइजिंग 2-3 साल तक हमारे देश में हर जगह उठापटक चालू हो गई थी। लोग अंग्रेजों से लड़ना चालू हो गए थे, विद्रोह करना उसका चालू हो चुके थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे 1861 पे। अब क्योंकि इंडिया से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इंडियन से लोग बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर रहे थे, परेशानियां आ रही थी छुटपुट हर थोड़े दिनों में, तो इन्होंने अब थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को ढालना चालू करा। तो क्या किया, इट एक्ट गेव रिकॉग्निशन टू दी पोर्टफोलियो सिस्टम। तो अगर आपको याद हो तो वाइसरॉय हुआ करता था पहले, गवर्नर जनरल होते थे, और गवर्नर जनरल की 2 बॉडी होती थी, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने याद हो तो आपको करा होगा, काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव में होते थे 4 लोग और लेजिस्लेटिव में होते थे 6 लोग। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या हुआ, पहली बात तो गवर्नर जनरल क्या बन गया, अब बन गया वो वाइसरॉय। और अब इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ना, इसको भी बढ़ा के 6 कर दिया और इनको पोर्टफोलियो बांट दिए। पोर्टफोलियो बांट दिए मतलब एरियाज दे दिए, डिपार्टमेंट दे दिए, जैसे होम अफेयर्स हो गया, मिलिट्री अफेयर्स हो गया, जैसे आज की तारीख में होता है, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारी चीज हो गई, पब्लिक वर्क्स हो गई।
तो आज भी अगर आपने देखा हो कि कैबिनेट मिनिस्टर होता है तो कैबिनेट एक एक पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। तो सिमिलरली यहां पे पोर्टफोलियो सिस्टम यहां से हमने लिया। क्लियर है? तो क्या आया? पोर्टफोलियो सिस्टम आया, मतलब इस एग्जीक्यूटिव को आपने सेपरेट सेपरेट पोर्टफोलियो दे दिए ताकि आपका काम तरीके से कि होम अफेयर्स वाला होम अफेयर्स देखेगा, डिफेंस वाले का सारा फोकस डिफेंस पे होगा, फाइनेंशियल वाले का किस पे होगा? फाइनेंस पे होगा, सारा पैसे पे होगा। ठीक है, तो इससे आपका काम करना बेहतर हो जाएगा। मेड बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, अब थोड़ा सा इंडियन अपराइजिंग हो रही थी, इंडियन रिवोल्ट हो रहा था, तो अब इन्होंने इंडियंस को भी टॉफी पकड़ाना चालू करी धीरे धीरे कि भैया आप भी आओ, आप भी थोड़ा थोड़ा हमारे साथ साथ दो, देश तो हम ही चलाएंगे, राजा तो हम ही रहेंगे, रूल तो हमारा ही रहेगा, पर क्योंकि अब आपको हमारे साथ ही रहना है तो थोड़ा थोड़ा आपका कंट्रीब्यूशन भी हम मांगेंगे, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इंडियंस को ल्योर कर रहे थे कि भैया हम दोनों मिलजुल के हमारे देश को चलाएं। क्लियर है बात? वाइसरॉय विल नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो इनकी जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसका नंबर भी बढ़ा के कितना कर दिया था? 16 कर दिया था। ये यहां नहीं दे रखा पर मैं आपको बता रहा हूं, इस काउंसिल को भी 16 कर दिया था और इसके अंदर भी नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्लूड कर दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ इंडियंस। इसमें दो टाइप के लोग होते थे, एक ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल। तो ऑफिशियल में तो वही लोग जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव थे, अंग्रेजों के अलग अलग ऑफिसेस होल्ड कर रहे थे। नॉन ऑफिशियल में कुछ लोग हमने इंडिया के भी डाल दिए, हालांकि इनके पास कोई भी पावर नहीं थी, ये सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शन बैठ के देख सकते थे, सुन सकते थे, बस इतना सा इनकी पावर थी। एज सच कोई पावर नहीं थी, ना क्वेश्चन करने की पावर थी इनके एग्जीक्यूटिव से, नहीं इनको कुछ डिस्कस करने की पावर थी, ये सिर्फ बैठ के सुन सकते थे। क्लियर है बात? तो ये तीन लोग कौन थे? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये तीन लोग थे जिनको इन्होंने अपनी एडिशनल नॉन ऑफिशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस करा। क्लियर है बात? वाइसरॉय विल नॉमिनेट, और इनको नॉमिनेट किया गया सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल। बात आती है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने जैसे पढ़ा था 1773 से प्रोसेस चालू हो गया था सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास की सारी पावर्स कहां पहुंच गई थी? बंगाल प्रोविंस पे। कहां पे पहुंच गई थी? बंगाल प्रोविंस को सेंटर बना दिया था और सारी पावर्स जनरली हम कहां ट्रांसफर कर रहे थे? हम ट्रांसफर कर रहे थे बंगाल प्रोविंस की तरफ। तो हम किस प्रोसेस पे जा रहे थे? सेंट्रलाइजेशन पे। लेकिन क्योंकि अब अलग अलग प्रोविंसेस को भी हमें पावर देनी थी, हमें इंडियंस को इन्वॉल्व करना था, तो अब डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया, यानी कि यहां से पावर वापस अलग अलग प्रोविंसेस को पहुंचने लगी। तो ये प्रोविंसेस तो थी, उसके अलावा भी हमने कुछ प्रोविंसेस बना दी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पंजाब, बंगाल थी, आगरा प्रोविंस, ऐसे 3-4 प्रोविंसेस और बना दी और इनको पावर्स हम देने लगे। सो वेस्टेड देम इन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, डिसेंट्रलाइज पावर। एस्टेब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, NWFP एंड पंजाब। ठीक है, तो ये हमने नई प्रोविंसेस भी बनाई, लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस, और हमने साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन भी चालू कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी पावर, सारे रूल्स बंगाल का वो बनाएगा, वाइसरॉय बनाएगा या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएगा। अब हर कोई वाइसरॉय रहेगा, अब तो गवर्नर जनरल है नहीं, अब हर कोई अपने लोकल रूल्स बना सकता है, ऑटोनोमस बॉडी भी रूल बना सकती है, टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया कि पावर्स वापस प्रोविंसेस पे पहुंच रही है। हाँ, सेंटर अनडाउटेडली पावरफुल है, सारे यहीं से निकलेंगे, लेकिन पावर्स लोकल प्रोविंसेस के पास भी आने लग गई, तो वापस डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछें कि भैया सेंट्रलाइजेशन कब चालू हुआ, तो 1773 के द्वारा हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू हुआ था, विच वेंट अप टू सारे चार्टर एक्ट में। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन फिर वापस कब से चालू हुआ, तो 1861 के काउंसिल एक्ट के साथ वापस डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया हमारे देश में। मतलब ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी हमारे जो छोटे प्रोविंसेस हैं उनको भी वापस से पावर्स मिलने लगी। क्लियर है? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के फीचर थे। फिर हम आगे बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, तो हम पहुंचे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पे। 61 के बाद हम कहां पहुंचे? 92 पे। लेकिन इस दरमियान क्या हुआ, अब जैसे आपको पता है कि इंडियंस रिवोल्ट करना चालू हो गए, विद्रोह करना चालू हो गए, कई जगह हिंसा के साथ कर रहे थे, कई जगह अहिंसा के साथ कर रहे थे।
पर प्रोटेस्ट होना चालू हो गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चालू हो चुकी थी और अच्छे लेवल पे होने लगी थी। तो इसी तौर पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक पार्टी तैयार करी गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 1885, जहां पे सब लोगों को एक मंच मिल जाए, सारे हिंदुस्तानियों को एक मंच मिल जाए इकट्ठा होकर लड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से। इसका ऑब्जेक्टिव ये था। और इसकी एक खास बात और है कि इसको बनाने का जो इनिशिएशन था उसमें एक अंग्रेज इन्वॉल्व था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम एलन था, वो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इसको इंस्पायर किया था कि भैया आप सब एक संगठन बनाएं और ब्रिटिश हुकूमत के साथ फाइट करें, अपने जो भी आपकी मांगे हैं वो रखें। सो अब आप देखिए, अंग्रेज मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेज सिर्फ हम पे राज ही कर रहे थे, कई अंग्रेज हमारा साथ भी दे रहे थे। सो प्रेशर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच केम इनटू द गेम इन 1885। तो 1885 के बाद क्या हुआ, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन गई, एक संगठन मिल गया जो लीगली बैटल कर रही थी हमारे, लीगली और ऑफिशियली बैटल कर रही थी हमारे किसके साथ, हमारे ब्रिटिश क्राउन के साथ। और क्या हुआ इस एक्ट में, एम्पावर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल विद पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट, पावर ऑफ एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। तो ये इनकी डिमांड्स थी कि भैया आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बना दी, आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, वहां पे आपने इंडियंस को भी नॉमिनेट कर दिया, जो भी हमने पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा कि आपने 3 इंडियंस को भी नॉमिनेट करा, लेकिन वो तो कोई मतलब के लोग ही नहीं है, उनका कुछ हो ही नहीं रहा, वो ना आपसे बात कर सकते हैं, ना आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना उनको बजट का पता है कि आप कितना पैसा हमारे देश से कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, किसको दे रहे हो, हमारे कोई लेन देन ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं। तो अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड भी करना है तो पावर्स तो दो, पावर्स ऑफ डिस्कसिंग बजट दो, लोगों को बढ़ाओ, ये इनकी डिमांड थी। सो ये इनकी डिमांड थी कि भैया क्वेश्चन हम पूछ सके और बजट में डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फंड्स तो हमारे देश में से निकल रहे हैं, हमारी कंट्री में से निकल रहे हैं, कहाँ से रहे हो आप, हमारे यहाँ से। ट्रेड का कर रहे हो आप, हमारे यहाँ की चीजों का कर रहे हो, तो हमारे देश का कुछ पैसा तो आप हिसाब तो दोगे, बजट तो दोगे, और हमारे देश के डेवलपमेंट पे भी खर्च करोगे, प्लस जो एग्जीक्यूटिव आपका काम कर रही है उससे हम क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, ठीक है, जो कि आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यही हमारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में होता है, जहां पे एग्जीक्यूटिव के बातों पर डिस्कशन होता है, पूरी सभा में डिस्कशन होता है। तो ये यहां से उठी हैं चीजें, ये बैकग्राउंड मतलब सारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें दी हुई है वो कहां से आई है इसके बारे में बता रखा है। अब आते हैं नॉन ऑफिशियल, अब इसमें क्या आया, इसके बाद आया नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर पहले वाइसरॉय ने नॉमिनेट करे थे, अब उसका रिप्रेजेंटेशन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी बिजनेस कम्युनिटी से भी आने लगा, और कहां से आ गया, इंडियन काउंसिल की प्रोविंसेस से भी आने लगा। तो बेसिकली वाइडर रिप्रेजेंटेशन आने लगा। वाइसरॉय के अलावा अब इंडियंस इन्वॉल्व हो रहे थे इन दी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। रीजन भी क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेशर आने लग गया था अब हमारे ब्रिटिशर्स के ऊपर। साथ ही साथ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल मतलब जैसे आपके देश की इंडियन काउंसिल थी, जो हेड था वाइसरॉय, इसी तरह जो वाइसरॉय थे, जो दूसरे स्टेट्स प्रोविंसेस के गवर्नर जनरल थे, उनके पास भी जो काउंसिल थी उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन था वो आने लग गया फ्रॉम लोकल बॉडीज सच एज यूनिवर्सिटीज, जमींदार, म्यूनिसिपैलिटीज एटसेट्रा, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट से भी, एरिया से भी रिप्रेजेंटेशन आने लग गया इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस। बात आ रही है समझ में? सो ये हमारा देश, ये बंगाल प्रोविंस, वाइसरॉय, तो इसमें तो क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर आने लग गए, यहां से भी नॉन ऑफिशियल मेंबर यहां से आने लग गए, कहां से आने लग गए, अलग अलग प्रोविंसेस से आने लगे और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आने लगे। सिमिलरली ये जो प्रोविंसेस थी दूसरी, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस ऑफ पंजाब, तो यहां पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, जैसे कि आज की तारीख में स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसी तरीके की वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, उनकी काउंसिल में जो अब लोग थे वो अंग्रेज तो छोड़ो, अब इस एरिया से भी आने लग गए, यूनिवर्सिटी, जमींदार और दूसरे तबकों से भी लोग इसके अंदर एंटर होने लगे इन दी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इससे क्या हुआ, वाइडर ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन और हिंदुस्तानियों का नॉक नॉक चालू हो गया पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दी ब्रिटिशर्स में। ठीक है, फिर आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसको क्या बोलते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स
जो कि हमारे एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो हमारे देश का है जो हमने बनाया था, और वाइसरॉय, इनके नाम पे पड़ता था, तो मौर्य और मिंटो। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड है कि बंगाल पार्टीशन हुआ था लॉर्ड कर्जन 1905, बंग बंग जिसको बोलते हैं हम, ये बैकग्राउंड है, इनकी वजह से ये लाना पड़ा। साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्रिएट हो गई थी जिन्ना द्वारा इन 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्रिएट हो चुकी थी इन 1906, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनल हेटरेड और कम्युनल डिफरेंसेस चालू हो चुके थे। क्लियर है? तो हम ये भले माने कि ब्रिटिशर्स ने हमें पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई, मुसलमानों को चिंगारी दी या हिंदुओं को चिंगारी दी, आग लगाई, बट एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंसेस हमारे में शुरू से ही थे। क्लियर है? सो इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 टू 60। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बताया 16 लोगों की हो गई, उसको अब और बढ़ा दिया, उसको और बड़ा कर दिया। कितने लोगों का कर दिया? 60 लोगों का कर दिया। ठीक है? प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वाइसरॉय ऑफ गवर्नर्स। अब क्या था, जैसा मैंने आपको बताया, वाइसरॉय होता था, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल होते थे, नॉन ऑफिशियल होते थे। क्लियर है? तो इसमें टोटल पहले 16 लोग थे, अब इसको 60 कर दिए, और नॉन ऑफिशियल में नॉमिनेशन जो होता था वो अलग अलग तबकों से आने लग गया। पहले तो वाइसरॉय नॉमिनेट करता था, लेकिन अब अलग अलग तबकों से भी नॉमिनेशन आने लग गया, लेकिन अभी तक नॉन ऑफिशियल ही थे, ऑफिशियल नहीं हुए थे ये। ठीक है? साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें भी अब इंडियंस को इन्वॉल्व करने लग गए। तो प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। सिमिलरली जो प्रोविंसेस है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उधर भी एग्जीक्यूटिव में इंडियंस इन्वॉल्व होने लग गए। और पहला इंडियन जो इन्वॉल्व था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू जॉइन दी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहला हिंदुस्तानी कौन था? उसका पहला हिंदुस्तानी था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है? ये थे 1909 मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? मौर्य मिंटो रिफॉर्म से भी जाने जाते हैं। ठीक है? साथ ही साथ अब यहां पे आता है प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। तो वापस ये भी अच्छी चीज है कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है हर तबके को, हर तबके से कोई ना कोई लोग आके पॉलिटिकल सिस्टम में बैठ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है। ये पहले कहां पे था? ये था हमारे प्रोविंसेस पे, अब कंट्री लेवल पे भी होने लग गया। ये है हमारे यहाँ पे सबसे नेगेटिव पॉइंट, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसके पीछे ब्रिटिशर्स का क्या मेन रीजन था? डिवाइड एंड रूल, कि अब क्योंकि हिंदुस्तान इकट्ठा होकर हमसे लड़ाई कर रहा है, इकट्ठा होकर रिवोल्ट कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टियां बन गई हैं जो कि इकट्ठा के हमारे मुंह पे पंच दे रही हैं और हमें भगाने की कोशिश कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं? हम इनकी संगठन को तोड़ देते हैं। डिफरेंसेस तो हम में शुरू से ही थे, डिफरेंसेस तो हम में शुरू से ही थे, इन्होंने उसको और चिंगारी दे दी और फिर वो ज्वाला बन गई। तो हमने क्या करा? इन्होंने क्या करा? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करी और सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया टू मुस्लिम्स। कुछ प्रोविंसेस में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को, कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, मुस्लिम मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली। तो इसमें क्या होता है? इस सिस्टम में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता था? तो सपोज करो कोई प्रोविंसेस है, वहां पे 100 मुसलमान है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे कर रहा हूं मैं आपको इसको समझाने के लिए, कि 100 मुसलमान है सपोज करो एक प्रोविंस में, उसमें से 80 यहाँ 100 टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 80 मुसलमान है और 20 दूसरी कास्ट के हैं, दूसरी कास्ट के हैं। तो यहां पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल कौन से हो गए? 80, यानी कि मुस्लिम हो गए। मेजोरिटी ऑफ द पीपल कौन हो गए? मुस्लिम्स हो गए। अब मेजोरिटी ऑफ द पीपल मुस्लिम हैं, तो अब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया कि भैया वोट देगा कौन? मुसलमान, क्योंकि मेजोरिटी इनकी है, तो इनकी तो आवाज सुनने का मतलब ही नहीं है इन 20 लोगों का, हमें सिर्फ मुसलमान की सुननी है क्योंकि उस एरिया में मेजोरिटी मुसलमान की है। सिमिलरली इनमें से खड़ा कौन होगा, जीतेगा कौन? तो वो भी कैंडिडेट भी कौन होगा? मुसलमान ही होगा। कौन होगा? मुसलमान ही होगा। तो इस तरीके से इन्होंने कम्युनल हेटरेड फैलाना चालू कर दी, क्योंकि इन 20 लोगों को अब क्या लगेगा कि यार हम भी तो इस एरिया में रह रहे हैं, हमारी भी तो कोई पूछ लो, आपने सिर्फ मुसलमानों से उठा के बना दिया। भले ही आपको बनना एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान चाहिए, या मुसलमान मेजोरिटी का तो मुसलमान ही बनेगा, लेकिन आप हमें मौका तो दो, हमें ट्राई करने का मौका तो दो, आपने वो भी नहीं किया। तो ये कम्युनल हेटरेड को इन्होंने चिंगारी लगा दी। क्लियर है? तो यहां
तक आज हम पढ़ते हैं डिवाइड एंड रूल, मुसलमान और हिंदुओं की जो इन्होंने लड़ाई कराई और कम्युनल हेट्रेड फैलाया। अच्छा एक और बात, इसको इसलिए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को फादर ऑफ कम्युनल हेट्रेड भी बोला जाता है। कहां से हमारे कम्युनल हेट्रेड चालू हुई या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चालू हुआ? फ्रॉम दी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म चालू हुआ यहाँ पे। तो फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहां बोलेंगे? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को बोला जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले में, गांधी जी हमारे देश के हीरो, एक्टर, सुपरस्टार जो आते हैं वो अब हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। यहां तक अभी हमने 1909 तक मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तक कवर कर लिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अनडाउटेडली। थैंक यू सो मच।